हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर्स का रिवीजन सेशंस अपलोड कर दिया है। आज हम करने वाले हैं डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। दिस इज आवर 4th चैप्टर। यहाँ से मिनिमम बच्चों 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आएगा डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से। 7 मार्क्स 14 मार्क्स यहाँ से कवरेज है। स्मॉल चैप्टर, वॉल्यूम कम है, वेटेज ज़्यादा है। वॉल्यूम कम है और वेटेज ज़्यादा है, तो ये चैप्टर्स हमें अच्छे से करना है। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अब अपना रिवीजन। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस को हम ड्यू पॉइंट मॉडल भी कहते हैं, ड्यू पॉइंट आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि ड्यू पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। तो याद रखना ड्यू पॉइंट मॉडल और आइडेंटिफिकेशन। सर ये मॉडल हम क्यों यूज करते हैं, बच्चों का क्वेश्चन होता है। ये मॉडल हम यूज करते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स को एनालाइज करने के लिए। फंडामेंटल्स जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मतलब बेसिकली हमें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अगर चेक करना है तो हम ड्यू पॉइंट एनालिसिस का यूज करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हमें चेक करना है तो हम ड्यू पॉइंट मेथड का यूज करते हैं। बेसिकली ड्यू पॉइंट कुछ नहीं है, इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ ROE। ये आप अपने FM में भी आपने पढ़ा होगा, जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी पढ़ा होगा ROE का कैलकुलेशन, रेशियो चैप्टर में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये एनालिसिस, ये मेथड हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट दी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न मतलब प्रॉफिट, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये देखो जनरल फॉर्मूला ये होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। दिस इज आवर जनरल फॉर्मूला रिटर्न ऑन इक्विटी का, ठीक है। बट अब आप बोलेंगे सर इसमें तो ROE का फॉर्मूला है, इसमें ये ड्यू पॉइंट मॉडल का क्या यूज है। तो ड्यू पॉइंट मॉडल बोलता है ये जो ROE नंबर जो आ रहा है ना, इस नंबर को, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम फर्दर ब्रेक करेंगे इनटू 3 पार्ट्स। वो किस पार्ट में ब्रेक करेंगे सर, देखो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड है, तो पहले हम करेंगे नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, फिर क्या करेंगे सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, और फिर टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। अल्टीमेटली जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। मतलब ये मेथड बोलता है कि ROE को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, जो डिनोमिनेटर में सेल्स है उसको न्यूमरेटर में ले लेना, इनटू सेल्स अपॉन एसेट्स, फिर एसेट्स को न्यूमरेटर में, और फिर लास्ट में टोटल इक्विटी। तो दिस इज आवर ROE। सिंपल याद रखना, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये देखो नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई विथ एसेट टर्नओवर रेशियो, मल्टीप्लाई विथ इक्विटी मल्टीप्लायर। याद रखना ROE इक्वल टू नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई विथ एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई विथ इक्विटी मल्टीप्लायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है यहाँ से MCQ में दे माइट आस्क, बट फिर भी फॉर्मूला एक बार अच्छे से याद रखना। अगर आपको ये मेन फॉर्मूला याद है ना, नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, देन आप इजीली मैनेज कर लोगे। ये मेन फॉर्मूला याद है तो इजीली मैनेज कर लोगे। NP रेशियो इनटू एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू इक्विटी मल्टीप्लाई, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, सेल्स अपॉन एसेट्स, एसेट्स अपॉन इक्विटी, ठीक है। अब रीजन क्या है इसको ब्रेक करने का, देखो बहुत बार हमारा ROE हाई होता है, हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका ROE हाई होता है, बट किस किस कंपनी में ROE हाई तो होता है, बट क्यों हाई होता है, व्हाट इज द रीजन। रीजन होता है ये इक्विटी मल्टीप्लायर, दिस इज द रीजन। इसके कारण ROE कभी कभी एक कंपनी का हाई हो सकता है। और इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता है सर, एसेट्स अपॉन इक्विटी। मान लो फॉर एग्जांपल, देखो अब मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम ROE को क्यों ब्रेक करते हैं। मान लो कंपनी के बैलेंस शीट में, एक मिनट इसको स्मॉल कर देते हैं, हाँ अब देखो ध्यान से देखो, मान लो बैलेंस शीट में मैंने टोटल एसेट्स लिखा 25,000, ठीक है, और टोटल लायबिलिटी लिखा मान लो मैंने 10,000। टोटल लायबिलिटी कितना लिखा 10,000, तो मेरा इक्विटी कितना होगा, इक्विटी होगा मेरा 15,000।
अब यहां पर देखो, अगर मैं टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी करूं तो मेरा कितना आएगा, 25,000 डिवाइडेड बाय 15,000, करेक्ट, मतलब 25 अपॉन 15, बेसिकली योर 5 अपॉन 3 विच इज अराउंड 1.67, ठीक है, 1.67, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1.67, ये हुआ तुम्हारा टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। क्लियर? अच्छा, अब इसमें बच्चों का सवाल होता है कि ठीक है सर, इक्विटी मल्टीप्लायर आपने कैलकुलेट कर दिया, अब ध्यान से देखो, ये 1.67 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद एसेट टर्नओवर, मल्टीप्लाई विद नेट प्रॉफिट, आरओई निकलेगा। क्लियर? अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, मान लो मैंने इसको हटाया और इसको भी हटाया, ठीक है, मैंने यहाँ पर इक्विटी कितना किया था, मान लो मैं लायबिलिटी ले रहा हूँ 15,000, लायबिलिटी 15,000, इक्विटी क्या हुआ 10,000, करेक्ट। अब इक्विटी 10,000 हुआ तो डिवाइड किससे करूंगा, 10,000 से, ये डिवाइड करूंगा कितने से, 10,000 से, यहाँ पर मैंने डिवाइड किया 10,000 से, तो यहाँ मेरा क्या निकला 2.5, मेरा रिवाइज्ड, ये देखो रिवाइज्ड इक्विटी मल्टीप्लायर, एक सेकेंड, रिवाइज्ड इक्विटी मल्टीप्लायर मेरा कितना निकला 2.5, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, हाँ, अब मेरा रिवाइज्ड इक्विटी मल्टीप्लायर निकला 2.5, पहले कितना था 1.67, अभी कितना है 2.5। अगर आप ध्यान से देखोगे अभी मेरा इक्विटी मल्टीप्लायर हायर है 2.5, अगर हायर इक्विटी मल्टीप्लायर है तो क्या होगा, हायर आरओई। वहां पर क्या था, पहले मेरा इक्विटी मल्टीप्लायर कितना था 1.67 एंड अभी मेरा कितना है 2.5। अब देखो यहाँ अगर 2.5 होगा तो हायर आरओई, 1.67 होगा तो लोअर आरओई, तो कौन सा बेटर होगा। अब बच्चों को लगता है कि 2.5 से हायर आरओई आएगा तो बेटर होगा, नहीं, ये गलत है। देखो 2.5 जब है ना, देखो जब हमने 2.5 का कैलकुलेशन किया उसमें हमने लायबिलिटी कितना लिया, लायबिलिटी उसमें कितना था 15,000 था, यहाँ लायबिलिटी कितना है 15,000, करेक्ट, बट यहाँ पर लायबिलिटी मेरा कितना था, यहाँ पर मेरा लायबिलिटी कितना था 1.67 जब किया था तो लायबिलिटी 10,000 था, यहाँ मेरा लायबिलिटी कितना है 15,000, यहाँ मेरा लायबिलिटी हायर है और ये इक्विटी मल्टीप्लायर हायर आया जिसके कारण मेरा आरओई भी हायर आया। यहाँ देखो मेरा लायबिलिटी हायर साइड में, उसके वजह से मेरा आरओई हायर आ रहा है, विच इज इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट। आरओई हायर तो आ रहा है बट क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ हायर लायबिलिटी। बल्कि यहाँ देखोगे रेशियो कम है बट यहाँ लायबिलिटी भी तो कम है, सिर्फ 10,000 का लायबिलिटी है, वहां 15,000 का था, तो इसका मतलब हुआ लोअर द इक्विटी मल्टीप्लायर better it is, lower the equity multiplier better it is, higher the equity multiplier worse it is, जितना हायर है उतना खराब, जितना कम है उतना बेटर है। तो याद रखना लोअर इक्विटी मल्टीप्लायर से क्या होगा, अगर लोअर इक्विटी मल्टीप्लायर होगा तो बेटर होगा और अगर हायर इक्विटी मल्टीप्लायर होगा तो दैट इज नॉट अ गुड बेटर सिग्नल, ठीक है। तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका इक्विटी मल्टीप्लायर लोअर है, मतलब पहले तो तुम आरओई कैलकुलेट करोगे, उसको पहले तो आरओई को तुम कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग 3 पार्ट्स, ठीक है, तुमने तीनों पार्ट्स कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो और तुम्हारा जो भी है, नेट प्रॉफिट है तुम्हारा, एसेट टर्नओवर है और फिर तुम्हारा इक्विटी, तीनों का नंबर्स तुम्हें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद तुमको चेक करना है कि तुम्हारा आरओई जो हाई आ रहा है या लो आ रहा है, ठीक है, पहले तो चेक कर लेना। अगर आरओई हाई आ रहा है तो क्यों आ रहा है, देखो अब देखो, इफ आरओई इज हाई ड्यू टू हायर फाइनेंशियल एवरेज, तो उस केस में इट इज नॉट रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट। याद रखना अगर तुम्हारा आरओई हायर आ रहा है ड्यू टू दिस इक्विटी मल्टीप्लायर, इन्वेस्ट मत करना। क्यों नहीं करेंगे सर इन्वेस्ट, क्योंकि हायर इक्विटी मल्टीप्लायर मींस हायर लायबिलिटी, लोअर इक्विटी मल्टीप्लायर मींस लोअर लायबिलिटी, तो इसीलिए हम उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसका इक्विटी मल्टीप्लायर ऑन अ हायर साइड होगा, क्योंकि उस केस में लायबिलिटी भी हायर साइड में, वहां रिस्क ज्यादा। याद रखना दिस लेवरेज, दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिस्क, तो हायर इक्विटी मल्टीप्लायर हायर द रिस्क, लोअर इक्विटी मल्टीप्लायर लोअर द रिस्क।
तो अगर ROE हाई है ड्यू टू इक्विटी मल्टीप्लायर, डू नॉट इन्वेस्ट। एंड अगर ROE हमारा लो आ रहा है, देखो ये देखो, अगर ROE लो आ रहा है, ठीक है, बट देखो ROE लो आ रहा है बट, एक मिनट इसको मैं थोड़ा लेट मी पुल इट डाउन। हाँ, अगर ROE मेरा लो आ रहा है बट नेट प्रॉफिट और एसेट टर्नओवर रेशियो हाई आ रहा है, मतलब एक कंपनी का एनपी रेशियो या फिर एसेट टर्नओवर रेशियो हायर आ रहा है बट ROE लोअर आ रहा है। ROE क्यों लोअर आएगा? क्योंकि इक्विटी मल्टीप्लायर लोअर होगा, विच इज गुड। अगर इक्विटी मल्टीप्लायर लोअर है तो गुड, बट ROE लो हो सकता है, बट एट द सेम टाइम एनपी रेशियो हाई हो सकता है। एनपी रेशियो हाई होगा तो उस केस में क्या होगा? ROE लो, एनपी रेशियो हाई, तो दैट कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है। तो मान लो फॉर एग्जांपल, देखो अब जैसे मैं यहाँ एग्जांपल भी ले लेता हूँ स्ट्रेट है, जैसे मान लो ROE हमने किया 15 into 10 into मान लो 2, ठीक है। एक कंपनी का है 15% into 10% into 2, और एक कंपनी का ROE फिर से हमने किया, मान लो इसका आया मेरा कितना 10 into, मान लो 10 into 10 into 1, ये देखो 10 into 10 into 1, यहाँ इक्विटी मल्टीप्लायर लोअर है, करेक्ट। अब देखो एक सेकंड, यहाँ मैंने एग्जांपल में एक मिस्टेक ली है, रुको एक मिनट। ये मेरा फर्स्ट कंपनी का है, सेकंड कंपनी का मान लो ये है 20, ठीक है, इनटू मान लो 5 है, इनटू मान लो 1 है, 20 into 5 into 1, करेक्ट। तो इसका मान लो तुम कैलकुलेट करो 15%, 15 into 10, 15 into 10% into 2, तुम्हारा आया यहाँ पर ROE कितना आएगा? ROE तुम्हारा यहाँ पर आएगा अराउंड, एक सेकंड, 15 into 10% into 2, ROE आएगा तुम्हारा यहाँ पर 3। ROE कितना आएगा? 3। और यहाँ पर सेकंड में तुमको ROE क्या करना है? अगेन 20 into 5 into 1, यहाँ पर ROE तुम्हारा आया अराउंड 1। ROE कितना आया? अराउंड 1। तो इस केस में तुमको क्या करना है? तुम्हारे लिए कौन सा बेटर है? तुम्हारे लिए देखो यहाँ पर ROE हायर है, करेक्ट, बट यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट रेशियो हायर है एंड ROE लोअर है, तो बेटर है कि इसमें इन्वेस्ट करो क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी लोअर है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ड्यू पॉइंट एनालिसिस। वो कहता है कि तुम सिर्फ ROE चेक मत करो, तुम चेक करो तुम्हारा एनपी, तुम्हारा एसेट टर्नओवर रेशियो और तुम्हारा इक्विटी मल्टीप्लायर, फिर जाके तुम एक डिसीजन पे अराइव करना, ठीक है। सो दिस इज योर ड्यू पॉइंट एनालिसिस। डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब आते हैं सर मल्टीपल टूल्स ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब एकदम सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे और इजीली रिवाइज कर देंगे पूरा का पूरा चैप्टर। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम ROE करेंगे, देन रेसिडुअल इनकम, देन EVA और देन लर्निंग कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न का मतलब क्या है सर? प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, इन्वेस्टमेंट बोल लो या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना प्रॉफिट कमाया कैपिटल एम्प्लॉयड में, बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ पर याद रखना ऑपरेटिंग इनकम अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रीजन क्या है ऑपरेटिंग इनकम लेने का, पैट क्यों नहीं ले रहे, वो मैं रेगुलर क्लास में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर हम स्ट्रेट अवे फॉर्मूला याद रखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, याद रखना, ऑपरेटिंग इनकम अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और याद रखना जब हमने ROE कैलकुलेट किया था वहां हमने क्या लिया था, ये देखो ROE जब कैलकुलेट किया था क्या लिया था? नेट प्रॉफिट विच इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, याद रखना वो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन यहाँ पर जब हम ROI कैलकुलेट करेंगे, ROI याद रखना ऑपरेटिंग इनकम अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई विद 100, वो आएगा आपका परसेंटेज। डन, क्लियर। अच्छा अभी आते हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? टोटल एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? सिंपल, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा अब बच्चों क्वेश्चन, अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, तो क्या करना है? एवरेज कर देना, एवरेज करना और कैलकुलेट करना। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, अगर सिर्फ क्लोजिंग गिवन है तो क्लोजिंग ले लेना, ठीक है। डन। और EBIT होता है आपका क्या? ऑपरेटिंग इनकम। कैसे कैलकुलेट करेंगे EBIT? सिंपल, रेवेन्यू माइनस सेल्स, सॉरी रेवेन्यू माइनस परचेज माइनस अदर एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन, दैट बिकम्स योर EBIT। क्लियर। तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड
इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न मतलब ऑपरेटिंग इनकम, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम अब ये हो गया हमारा डन, आरओई इज डन। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेसिडुअल इनकम। देखो रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या है? एनीथिंग, एनी इनकम व्हिच इज अर्नड ओवर एंड अबव योर नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब एनीथिंग अर्नड ओवर एंड अबव या फिर इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे तुमने जो ज्यादा कमाया है, उस ज्यादा कमाई को कहते हैं हम रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम कैसे निकलेगा? अब क्योंकि यहाँ पर हम डिवीजन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम डिवीजन का परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? डिविजनल ऑपरेटिंग इनकम। डिविजनल ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे किससे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिए। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? डिविजनल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स मल्टीप्लाई विथ रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोल लो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो। ठीक है, क्या लगना? रेसिडुअल इनकम इज इक्वल टू डिविजनल ऑपरेटिंग इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इनटू मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ये देखो, डिविजनल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इनटू मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। मतलब पहले तुम्हारा डिविजनल ऑपरेट, अब डिविजनल ऑपरेटिंग इनकम क्या है? दिस इज नथिंग बट ईबीआईटी, ईबीआईटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवीजन माइनस डिविजनल एसेट्स इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ये तुम्हारा क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू रेसिडुअल इनकम। अब याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स वो लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं? जहां कैपिटल एम्प्लॉयड देना होता है वहां इन्वेस्टमेंट एसेट दे देंगे, जहां इन्वेस्टमेंट इन एसेट देना होता है वहां कैपिटल एम्प्लॉयड दे देंगे। तो हमें क्या करना है? हमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो कैपिटल एम्प्लॉयड देना है तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर उसने इन्वेस्टमेंट इन एसेट दिया है तो हम इन्वेस्टमेंट इन एसेट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो कंफ्यूज मत होना कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट एसेट पे, जो दिया है उसको लेके सॉल्व कर देना बस। ठीक है, एंड रेसिडुअल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे डिवीजन वाइज। तो फॉर्मूला याद रखना, रेसिडुअल इनकम इज इक्वल टू डिविजनल ऑपरेटिंग इनकम व्हिच इज ईबीआईटी माइनस डिविजनल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इनटू रेट ऑफ रिटर्न। एंड आरओई तुम्हारा क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स को ले लेना। ठीक है, और याद रखना यहाँ पर भी देखो डिविजनल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स है ना, यहाँ पर भी देखो टेक एवरेज, ये देखो टेक एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो एवरेज लेना। लेकिन याद रखना, क्वेश्चन में बहुत बार वो देता है टेक ओपनिंग वैल्यू। अगर क्वेश्चन में दे दिया टेक ओपनिंग वैल्यू, टेक ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो ये बोल देगा ओपनिंग बुक वैल्यू, टेक ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, तो उस केस में तुमको फिर तुम्हारा जो डिविजनल इन्वेस्टमेंट एसेट्स वो क्या होगा? ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू। अगर क्वेश्चन में दिया ओपनिंग बुक वैल्यू तो वही लेना है। तो क्वेश्चन के अगेंस्ट मत तो जाना कभी, जो बोला है वही करना। फिर अगर कुछ नहीं है क्वेश्चन में गिवन तो फिर एवरेज ले लेना, और अगर एवरेज नहीं है तो क्लोजिंग ले लेना। ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ रेसिडुअल इनकम नीड्स टू बी कैलकुलेट। जहां पर भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दिया ना, कंफ्यूज मत होना कि कौन सा लेना है, सिंपल एवरेज आउट कर देना अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर ओपनिंग बुक वैल्यू मेंशन्ड है तो ओपनिंग बुक वैल्यू लेना। अगर वो बोल रहा है कि कैलकुलेट रेसिडुअल इनकम by using opening value, तो फिर opening value लेना as your divisional investment in asset. Done. So this is your residual income and return on investment. Simple formula है ROI is equal to EBIT upon capital employed. Residual income is equal to divisional operating income minus divisional investment in assets into expected rate of return. Done. Now coming to economic value added. This is the important topic. इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते, देखो मैं बता दे रहा हूँ किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। सिर्फ दो टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया? ये देखो, वन इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये वाला टॉपिक, एंड वन इज योर लर्निंग। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ईवीए से एक क्वेश्चन आता है, लर्निंग कर्व से एक क्वेश्चन आता है, टोटल 2 क्वेश्चन। ठीक है, 7 मार्क्स प्लस 7 मार्क्स, 14 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आएगा और एक एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू कहां से आता है? बैलेंस्ड स्कोर कार्ड अप्रोच। एक बार वो थ्योरी बुक से रेफर कर लेना, 10 to 15 मिनट्स लगेगा, जस्ट गो थ्रू कर लेना। एक एमसीक्यू आ सकता है फ्रॉम बैलेंस्ड स्कोर कार्ड अप्रोच। ठीक है, एक एमसीक्यू थ्योरी में आ सकता है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड अप्रोच से, तो वो बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच अच्छे से कर लेना, क्योंकि एक थ्योरी आ सकता है वहां से, और उसको मिस मत करना, बहुत इजी थ्योरी होता है। ठीक है,
और प्रैक्टिकल पार्ट तो मैं करवा रहा हूँ. नाउ कमिंग टू ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. ये क्या बताता है सर? ये बता रहा है कि फर्म कितना कमा सकता है ओवर एंड अबव इट्स ट्रू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मतलब कितना वो कमाने, सेम सिमिलर टू आरआई, बस इसमें कुछ कुछ डिफरेंस है, बट सिमिलर टू आरआई, नॉट एग्जैक्टली दैट बट सिमिलर डिफरेंसेस है इसमें. देखो आरआई हम कैलकुलेट कर रहे थे, आरआई जो हम कैलकुलेट करते हैं वहां डिवीजन का वैल्यूज ले रहे थे, बट ईवीए हम कैलकुलेट करेंगे एंटायर कंपनी का. आरआई जब हम कैलकुलेट करते हैं हम डिवीजन का ले रहे थे, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंटायर कंपनी का. तो हम यहाँ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब एबिलिटी टू अर्न मोर देन योर एक्सपेक्टेशन. ठीक है, अगर ईवीए कंपनी का पॉजिटिव है इसका मतलब बढ़िया है, अगर ईवीए जीरो है तो भी ठीक है, तो भी खराब नहीं है. इसका मतलब क्या है कि तुमने उतना ही प्रॉफिट कमाया जितना तुमसे एक्सपेक्टेड था. मतलब जो तुमने रिस्क लिया उतना ही प्रॉफिट तुमने कमाया. तुम्हारा जितना रिस्क था उतने का प्रॉफिट था. तो ईवीए पॉजिटिव नहीं था, जीरो था, तो ये भी इट्स अ गुड. पॉजिटिव या जीरो गुड होता है, नेगेटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, पॉजिटिव एंड जीरो इज एक्सेप्टेबल, नेगेटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल. अब ईवीए क्या होगा? ईवीए का फॉर्मूला है नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देखो ईवीए का फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रहा हूं, नो पैट, याद रखना नो पैट. नो पैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. देखो एक होता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कैसे डिफरेंस क्या बताऊंगा, रुक जाओ, पहले एक बार फॉर्मूला याद रखते हैं, याद करते हैं. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. पहले क्या करना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेना, माइनस करोगे किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये तुम्हारा क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. और ये है, देखो ये है एक्चुअल प्रॉफिट और ये है तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ये है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये है तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट. बस यहाँ पर तुमको फॉर्मूला याद रखना अच्छे से, नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ कमिंग टू नो पैट. अब देखो ध्यान से देखना नो पैट. देखो जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं वो कैसे निकलोगे? ईबीआईटी करोगे माइनस इंटरेस्ट पीबीटी. देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. फिर माइनस क्या करेंगे? टैक्स. तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये हो गया करेक्ट, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब नोपैट पे जब आएंगे, देखो नोपैट पे क्या करेंगे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट नहीं करेंगे, माइनस स्ट्रेट अवे टैक्स. ये निकलेगा नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मतलब ईबीआईटी से स्ट्रेट अवे माइनस कर देंगे टैक्स. टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? टैक्स ऑन ईबीआईटी. ये देखो टैक्स ऑन ईबीआईटी. ठीक है, टैक्स ऑन ईबीआईटी. अब देखो तुम एक बार इसका वर्किंग देखो. सबसे पहले तो याद रखना, जब भी ईबीआईटी कैलकुलेट करो इसमें अबनॉर्मल इनकम, अबनॉर्मल लॉस कुछ मत लेना. मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वो सब कंसिडर नहीं करना है. ईबीआईटी का मतलब होता है ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को कंसिडर नहीं करना. तो एबनॉर्मल इनकम, अबनॉर्मल एक्सपेंस कंसिडर मत करना गलती से भी. ठीक है, अच्छा. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने क्या बोला? आफ्टर टैक्स. ईबीआईटी माइनस टैक्स ऑन ईबीआईटी. और इसका एक और तरीका है, देखो आंसर सेम आएगा. तुम ईबीआईटी माइनस टैक्स ऑन ईबीआईटी करोगे तो भी उतना आएगा. या फिर एक और फॉर्मूला है, तुमने पैट है, पैट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसमें ऐड क्या करना है? इंटरेस्ट. क्योंकि यहाँ हमने इंटरेस्ट माइनस किया है, देखो इंटरेस्ट माइनस किया है तो इंटरेस्ट ऐड बैक करना है. तो प्लस इंटरेस्ट और टैक्स का इम्पैक्ट लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स. ठीक है, तो ये देखो मैं फिर से लिखते रहा हूँ, पैट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स. ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नो पैट. और या फिर लेना ईबीआईटी माइनस टैक्स, ईबीआईटी माइनस टैक्स ले लेना, या फिर पैट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स. पैट में हम इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे. ठीक है, तो दिस इज योर दो फॉर्मूला. तुम कोई सा यूज कर सकते हो, बट मैं ये बोलूंगा तुम ये यूज करो क्योंकि इंस्टीट्यूट ये यूज करता है, पैट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स. ठीक है, पैट गिवन रहेगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऐड करके तुम कैलकुलेट कर लो, और टैक्स रेट भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा. देन नाउ नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? दो वे, या तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर लो, या फिर
शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन, याद रखना लॉन्ग टर्म लोन नॉन करेंट लायबिलिटी एड अप करना, ठीक है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लोन और टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी एक ही है, वो देयर इज अ डिफरेंट वे बट तुम्हारा फाइनल आंसर सेम आएगा। देन नेक्स्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वेटेज करना है। तो कैसे होगा देखो, वेट ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अच्छा अब देखो वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ डेट तो कैसे करना है, सिंपल, टोटल डेट लेना, जो भी तुम्हारा डेट है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड कर देना किससे, इससे, देखो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और वेट ऑफ इक्विटी में भी क्या करोगे भाई, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डिनोमिनेटर में तुम कैपिटल एम्प्लॉयड लिखना है, जब भी तुम वेट निकालोगे ना इक्विटी का डेट का, डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड लगना और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, अगर डेट का निकालो तो डेट, इक्विटी का निकालो तो इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और डिनोमिनेटर में हर वक्त कैपिटल एम्प्लॉयड रहने वाला है। डन, तो वेट निकल गया, टोटल वेट तुम्हारा 1 आएगा, वेट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इक्वल टू 1 आएगा। तो वेट को तुम क्या करना है, डेसिमल में लेना, 0 पॉइंट ले लेना, 0 पॉइंट, फिर उसको मल्टीप्लाई करना कॉस्ट ऑफ डेट से। कॉस्ट ऑफ डेट कैसे रहेगा तुम्हारा, परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है सर, बेसिकली इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। मान लो इंटरेस्ट का रेट है तुम्हारा 10% इंटू टैक्स है मान लो 30%, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डेट हो गया 3, कॉस्ट ऑफ डेट हो गया तुम्हारा 3, ठीक है। तो 10 इंटू 30% विच इज इक्वल टू 3, ये है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। 3% इज योर कॉस्ट ऑफ डेट। डन हुआ, क्लियर हुआ, तो ये चीज तुमको अच्छे से याद रखना है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट निकला। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा ये फॉर्मूला आर एफ, ये देखो आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। अब ये फॉर्मूला कैसा है, इसका मीनिंग क्या है, वो सब हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर फोकस करेंगे। के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। आर एफ इज योर रिस्क फ्री रिटर्न एंड आर एम इज इक्वल टू रिटर्न अर्नड फ्रॉम द मार्केट बाय टेकिंग रिस्क। तो आर एम होता है रिस्क वाला रिटर्न, आर एफ होता है रिस्क फ्री रिटर्न। तो आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, और आर एम माइनस आर एफ को हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब कि तुमने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न किया बाय टेकिंग दैट एक्स्ट्रा रिस्क, रिस्क लेके तुमने कितना रिटर्न कमाया, एक्सेस रिटर्न। विदाउट रिस्क तुम 5% कमा सकते थे, विथ रिस्क तुमने 8% कमाया, तो रिस्क प्रीमियम हुआ तुम्हारा 3%, दैट इज योर आर एफ माइनस आर एफ, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करना बीटा के साथ और एड अप कर देना आर एफ, विच जो तुम्हारा कैलकुलेट निकल के आएगा रिटर्न सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज के, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, दोनों का वेट्स निकाल देना, दोनों का कॉस्ट निकाल देना, वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वेट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को हर वक्त डिनोमिनेटर में रखना है, बस इतना अच्छे से याद रखना। अगर क्वेश्चन में मल्टीपल बीटा है तो हमें लेना है हाईएस्ट बीटा, याद रखना हाईएस्ट बीटा क्वेश्चन है इसके ऊपर। देखो सारा नोट्स मैंने क्वेश्चंस को बनाया और इसके ऊपर क्वेश्चंस है, हाईएस्ट बीटा के ऊपर एक क्वेश्चन है और बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है जहां पर एफएल दे दिया, फिर याद रखना अगर क्वेश्चन में फाइनेंशियल लेवरेज दे दिया, इसका मतलब समझ जाना यू नीड टू कैलकुलेट ईबीआईटी। ईबीआईटी क्यों कैलकुलेट करना है, बिकॉज यू नीड टू कैलकुलेट नोपैट। नोपैट के लिए हमें ईबीआईटी चाहिए, और ईबीआईटी कैसे निकलेगा, बाय द फाइनेंशियल लेवरेज गिवन इन दी क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में एफएल दे दे तो घबराना मत, एफएल का फॉर्मूला अप्लाई करना, फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। एफएल दे दिया, हमें ईबीआईटी कैलकुलेट करना है। अच्छा अब पीबीटी को फर्दर ब्रेक डाउन करना, देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, देखो एफएल इज इक्वल टू मैंने क्या बोला, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी बोला, तो पीबीटी को ब्रेक डाउन कर देना, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू पीबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट।
EBIT को ले लेना x, इंटरेस्ट का वैल्यू गिवन, FL का वैल्यू गिवन, EBIT तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा। डन। तो याद रखना फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट विच इज नथिंग बट PBT। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनेंशियल लेवरेज। अभी क्या होता है, मीनिंग क्या होता है वो सब मैं नहीं समझा रहा क्योंकि रिवीजन क्लास है, इट विल टेक टाइम। हम फार्मूला के ऊपर फोकस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड हमारा रिवीजन है। ठीक है, तो हमें फार्मूला अच्छे से याद रखना है। तो EVA का देखो, सबसे पहले EVA का फार्मूला याद रख लेना, NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। NOPAT क्या होगा, पैट प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म का। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वेट ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। याद रखना, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट माइनस टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स प्लस वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दिस इज योर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। डन। नाउ ये कंसेप्ट हमारा क्लोज। डन। एक क्वेश्चन आने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, दैट्स इट। ठीक है, डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड ऑफ आवर रिवीजन व्हिच इज लर्निंग कर्व। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मस्ट है, आएगा ही आएगा। ठीक है, एक EVA से, एक लर्निंग कर्व से। EVA का फॉर्मूला याद रखना। देखो, एक बार फॉर्मूला याद है, हमें सिर्फ स्टेप्स अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, एंड NOPAT मैंने बोला था कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, NOPAT में तुम अब नॉर्मल जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मत लेना। ठीक है, बस वो याद रखना क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, वो भी एग्जाम में, तो इसलिए मैंने बोल रहा है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मत लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, अब नाउ मूविंग टू लर्निंग कर्व। देखो, लर्निंग कर्व का कंसेप्ट सिंपल है। लर्निंग कर्व ये कहता है कि अगर एक बंदा या एक लेबर अगर मल्टीपल यूनिट्स बनाए, एक पर्सन सेम यूनिट्स को बार बार बनाए, एक पर्सन सेम यूनिट्स को बार बार बनाए, तो उससे क्या होगा, उसका एफिशिएंसी इंप्रूव होगा क्योंकि वो एक यूनिट को मल्टीपल टाइम्स बना रहा है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। अच्छा, एफिशिएंसी इंप्रूव का मतलब नंबर ऑफ आवर्स, याद रखना, नंबर ऑफ आवर्स कमता जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम जब वो बनाएगा पहला यूनिट, तो उसको मान लो 15 मिनट्स लगा, फिर से एक और यूनिट बनाएगा, सेम यूनिट, सेम वर्कर सेम यूनिट बना रहा है फिर से, तो टाइम क्या है, कम जाएगा। मान लो 15 लगा पहले, अभी लगेगा 12 मिनट्स। फिर से बना रहा है वापस तो 10 मिनट्स, फिर से बना रहा है तो 8 मिनट्स। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, उससे कम नहीं। अगर एक यूनिट 8 मिनट्स लग रहा है तो बस दैट इज कांस्टेंट। अब वो कितनी बार भी बनाए, उसको 8 मिनट से कम नहीं लगेगा। जैसे मान लो एग्जाम जब हम देने जाते हैं, ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, रिवीजन। जब हम एक ही क्वेश्चन, मान लो तुमने एक क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई भी चैप्टर से उठाया, उसको फर्स्ट टाइम किया तो तुमको लगा 20 मिनट्स, तुमने फिर से किया तो 15 मिनट्स, फिर से एक बार और किया तो 10 मिनट्स। अब तुम बार बार कर रहे हो लेकिन तुमको लग रहा है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स पे तुम्हारा लर्निंग कर्व विल बिकम कांस्टेंट। ठीक है, यू विल, देखो 20 मिनट से तुम 10 मिनट्स तक आ गए, लेकिन फिर 10 मिनट्स में इट विल बिकम कांस्टेंट। इसी को हम कहते हैं लर्निंग कर्व, कि तुम्हारा एफिशिएंसी इंप्रूव होगा अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एफिशिएंसी विल इंप्रूव अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, उसी को हम कहते हैं लर्निंग कर्व। ये देखो, इंक्रीज इन एफिशिएंसी बाय डूइंग द सेम वर्क ऑन अ रिपीटेटिव बेसिस बाय द सेम वर्कर। याद रखना, सेम वर्कर। अगर डिफरेंट वर्कर डिफरेंट यूनिट्स बना रहे, then learning curve will not apply. Same worker, same work, repetitive basis, learning curve will automatically come into picture, क्योंकि तुम्हारा efficiency increase हो रहा है जिससे तुम्हारा number of hours reduce हो रहा है। देखो, learning curve का concept हम क्यों सीख रहे हैं, simple है। The reason is कि हम ये concept इसलिए सीख रहे हैं, हमें यहाँ पर calculate करना है। क्या calculate करना है, number of hours। बस यही calculation के लिए हम learning curve सीख रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स कितना लगेगा टू कंप्लीट दोज नंबर ऑफ यूनिट्स। हमें अल्टीमेटली आवर्स ही कैलकुलेट करना है। लर्निंग कर्व का होल ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स, दैट्स इट।
ठीक है। तो रिडक्शन इन नंबर आवर्स टेकन टू कंप्लीट अ यूनिट इज नोन एज लर्निंग कर्व। अब लर्निंग कर्व कैसे हो सकता है? परसेंटेज में होगा 90%, 80%, 70%। अच्छा क्या होगा सर इसका मतलब? अब इसका मतलब क्या है सर? देखो मैं बताता हूँ। मान लो पहला यूनिट, ठीक है, पहला यूनिट तुमने बनाया, तुमको लगा मान लो 100 आवर्स। फिर से तुम अगर, अब मान लो पहला यूनिट बना 100 आवर्स, फिर से तुम वो यूनिट बनाओगे तो 90% में कितना होगा? 90 आवर्स। फिर से बनाओगे तो लगेगा कितना? 90 का, देखो 90 है, मैं यहाँ लर्निंग कर्व ले रहा हूँ मान लो 90%, तो 100 का 90, फिर 90 आवर्स का फर्दर 90 विच इज हाउ मच? 81 आवर्स। तो ऐसे तुम्हारा लर्निंग कर्व वर्क करेगा। 90% तुमको बार ये मल्टीप्लाई करोगे 90% से, फिर मल्टीप्लाई करोगे 90% से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो लर्निंग कर्व निकालने का दो तरीका है, डबल अप्रोच और लॉग एंड एंटी लॉग अप्रोच। डबल अप्रोच और लॉग एंड एंटी लॉग का अप्रोच। सबसे पहले हम करेंगे डबल अप्रोच, ठीक है। एक होता है डबल अप्रोच, एक समझ लेना फॉर्मूला वाला अप्रोच है। तो डबल अप्रोच कब यूज करेंगे? देखो डबल अप्रोच आपको तब यूज करना है जब क्वेश्चन में यूनिट्स दिया हुआ है इन दी, देखो कैसे दिया हुआ है, देखो अगर यूनिट्स दिया हुआ है इन दी मल्टीपल ऑफ 1, इन द मल्टीपल, देखो क्या क्या मल्टीपल है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120। अगर इस मल्टीपल में दिया है तो समझ जाना डबल अप्रोच। मतलब बेसिकली कहने का मतलब डबल, डबल पे दिया, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल अप्रोच, कि डबल द यूनिट्स। और हम स्टार्ट करेंगे 1 से, याद रखना स्टार्ट करेंगे 1 से, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। दिस इज योर लर्निंग कर्व बाय यूजिंग डबल अप्रोच। अब देखो एग्जांपल दे, मान लो नंबर ऑफ यूनिट्स तुम 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिया, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो नंबर ऑफ यूनिट्स 1 है, एवरेज टाइम है तुम्हारा 1000 आवर्स, ठीक है। अब डबल अप्रोच है तो सेकंड क्या होगा? 2, फिर होगा 4, फिर होगा 8। तो 2 यूनिट्स बनाओगे तो लर्निंग कब 90% है, तो कितना हो जाएगा? 900 आवर्स। अब 900 आवर्स क्या है? ये क्या है? ये है एवरेज टाइम, एवरेज टाइम। अब हमें करना है उसका टोटल टाइम। क्या करोगे? टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे करोगे? 900 आवर्स एवरेज टाइम मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ यूनिट्स। ये देखो लिखा हुआ है a इंटू बी, दिस इज a, दिस इज a एंड दिस इज b, ठीक है। तो 900 इंटू 2, 1800 आवर्स टोटल टाइम। अब लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगा? 1800 आवर्स इंटू रेट पर आवर जो क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर मटेरियल कॉस्ट, फिर लेबर फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा मटेरियल कॉस्ट याद रखना निकालोगे टोटल यूनिट्स के लिए। क्यों टोटल यूनिट्स के निकाल रहे हैं? क्योंकि आपने लेबर कॉस्ट निकाला है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए। देखो 1800 देखो 900 इंटू 2 किया, इंटू 2 किया, इसका मतलब लेबर कॉस्ट क्या है? फॉर 2 यूनिट्स। तो मटेरियल कॉस्ट भी निकलेगा 2 यूनिट्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट भी निकलेगा 2 यूनिट्स के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट तो तुम्हारा टोटल कांस्टेंट रहेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हर वक्त कांस्टेंट होता है तो वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और फिर जाके निकलेगा तुम्हारा टोटल कॉस्ट। दिस इज फॉर 2 यूनिट्स। अब तुम अगर चाहो तो तुम इसको एवरेज करके भी निकाल सकते हो। ये हमने निकाला टोटल कॉस्ट, हम इसे चाहे तो एवरेज कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? सेम फिक्स्ड कॉस्ट हम लेंगे क्या? पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट लेंगे पर यूनिट, और लेबर कॉस्ट लेंगे पर यूनिट। तो तुम्हारा आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट और एवरेज कॉस्ट। यू कैन डू एनी ऑफ द मेथड्स। अब प्रेफरेबल कौन सा रहेगा? मैं तो बोलूंगा टोटल वाला ले लो। तुम टोटल कर लेना, लास्ट में उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ यूनिट से, तुम्हारा एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। पहले सब टोटल कर देना, लास्ट में डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, तो तुम्हारा पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा जो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ। पर यूनिट का लास्ट में डिवाइड करना नंबर ऑफ यूनिट्स है तो पर यूनिट आ जाएगा। और अगर नहीं तो एवरेज लेके भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो नंबर ऑफ यूनिट्स लिया, यहाँ पर हमने एवरेज टाइम लिया, और एवरेज टाइम को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया रेट पर आवर से। तो ये हमारा क्या निकला? लेबर कॉस्ट पर यूनिट। देखो 2 यूनिट का लेबर कॉस्ट नहीं है, 1 यूनिट का है। तो मटेरियल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड देन कॉस्ट पर, ठीक है। ये हमारा लर्निंग कर्व का डबल अप्रोच। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट है जो अभी मैं नीचे समझाता हूँ, ध्यान से देखो। देखो अब मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो यूनिट 1 है, फिर 2 है और फिर 4 है। पहला यूनिट को मान लो बनाने में लगा कितना? 100 आवर्स। सेकेंड यूनिट को कितना लगा? 90 आवर्स, अज्यूमिंग लर्निंग कर्व 90% है, और फिर 81 आवर्स, ठीक है। अच्छा अब मान लो रेट पर आवर ले लो तुम 15, रेट पर आवर हम अज्यूम करते 15, और हम यहाँ लेबर कॉस्ट निकालते हैं पर यूनिट। एक बार हम अज्यूम करते एक बार पर यूनिट, ठीक है।
नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर तुम पर यूनिट मत लो, तुम यहाँ पर टोटल लो, ठीक है, यहाँ पर हम टोटल लेते हैं। मान लो 100 आवर्स है, ठीक है, तो रेट पर आवर अज्यूम कर रहे हैं 15 रुपये, तो 100 इंटू 15 इंटू 1 यूनिट 1500 आवर्स, 90 आवर्स इंटू 2 यूनिट्स 180 आवर्स, 180 आवर्स इंटू 15 कितना होगा, करो, 180 आवर्स इंटू 15 2700 आवर्स, 2700 आवर्स, ठीक है। अब 81 इंटू 4 इंटू 15, दिस इज 4860 आवर्स। ये निकल गया तुम्हारा टोटल टाइम, ये देखो ये है टोटल टाइम, ठीक है। मैं टोटल टाइम एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, टोटल टाइम कैसे निकला, टोटल टाइम देखो 1500 2700 4860 टोटल टाइम निकला। अब यहाँ पर एक और कॉलम बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, इंक्रीमेंटल टाइम। देखो ये टोटल टाइम, देखो ये टोटल टाइम कितना यूनिट के लिए था बताओ, ये था तुम्हारा 1 यूनिट के लिए, ठीक है। ये कितना था 2 यूनिट के लिए, ये कितना था 4 यूनिट के लिए। याद रखना टोटल टाइम है, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम मतलब जो मैंने बोला था टोटल कॉस्ट निकालना तो टोटल टाइम लेना वही। अब इंक्रीमेंटल टाइम कैसे निकालोगे, सिंपल, एक यूनिट के लिए टोटल टाइम कितना था 1500, 2 यूनिट के लिए टोटल 2 यूनिट बनाने के लिए टोटल टाइम कितना लगा 2700, तो इंक्रीमेंटल टाइम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1200 मिनट्स या 1200 आवर्स, जो ही बोलो, ठीक है। 1500 आवर्स यहाँ 2700 आवर्स, तो 1200 आवर्स इज योर इंक्रीमेंटल टाइम फॉर मेकिंग द सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का इंक्रीमेंटल टाइम था सिर्फ 1200, पहला यूनिट में लगा 1500 घंटा, सेकंड यूनिट में लगा 1200 घंटा, ठीक है। 4 यूनिट, अगर 4 यूनिट बनाए तो टोटल टाइम कितना था 4860, और 2 यूनिट्स का टोटल टाइम क्या था 2700, तो इसका इंक्रीमेंटल टाइम कितना हुआ 4860 माइनस 2700 विच इज 2160। ये देखो 2160। एक सेकंड देखो, ये 1200 जो है ना, ये 1200 जो इंक्रीमेंटल टाइम है, इसको तुम कहाँ लिखोगे, ये 1200 का इंक्रीमेंटल टाइम कहाँ लिखोगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये देखो ये सेकंड, इसमें लिखना 1200, और पहला केस में तो इंक्रीमेंटल टाइम क्या होगा 0, अरे ये तो पहला यूनिट है, इसमें कोई इंक्रीमेंटल टाइम थोड़ी होगा, तो 0 होगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा तुम्हारा इंक्रीमेंटल टाइम का कैलकुलेशन, डन। तो याद रखना यहाँ पर देखो ये है सेकंड यूनिट बनाने का इंक्रीमेंटल टाइम, और ये है इंक्रीमेंटल टाइम क्या फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ यूनिट। याद रखना थर्ड एंड फोर्थ यूनिट मिला के जो इंक्रीमेंटल टाइम आया दैट इज 2160। तो अल्टीमेटली तुम्हारा यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम ऑटोमेटिकली कमते जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कमते जा रहा है। समझ में आया? तो दिस इज योर लर्निंग कर्व। तो इंक्रीमेंटल टाइम तुम्हारा ऐसे ही होगा, टोटल टाइम फॉर 2 मतलब टोटल टाइम फॉर द नेक्स्ट यूनिट माइनस टोटल टाइम फॉर द प्रीवियस नंबर ऑफ यूनिट्स। देन अब देखो एक बार पढ़ लो, एक बार मेरा एडिशनल पॉइंट्स पढ़ लो। We need to calculate incremental time if required to ask, if required to ask नहीं, sorry ये to ask नहीं, इसको काटो, if required to calculate the cost for second unit or fourth और third and fourth unit। मतलब अगर क्वेश्चन में उसने बोला कि तुमको सेकंड, देखो जहां उसने बोला सेकंड यूनिट का निकालना है, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का निकालना है, ठीक है, या उसने बोला कि 8th यूनिट का निकालना है, ठीक है, तो समझ जाना तुम्हारा क्या है, इंक्रीमेंटल टाइम तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम फॉर 4 यूनिट्स माइनस टोटल टाइम फॉर 2 यूनिट्स। ये एक एग्जांपल है, इट कैन बी 8 यूनिट्स माइनस 4 यूनिट्स, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल टाइम याद रखना टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करना है फॉर, मान लो फॉर एग्जांपल उसने बोला कि इंक्रीमेंटल टाइम कैलकुलेट करो फॉर थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, तो तुम टोटल टाइम निकालना 4 यूनिट्स का, टोटल टाइम निकालना 2 यूनिट्स का, उन दोनों को माइनस कर देना, तुम्हारा निकल जाएगा इंक्रीमेंटल टाइम, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना कि कब हमें कैलकुलेट करना है टोटल टाइम और कब हमें कैलकुलेट करना है इंक्रीमेंट। देखो टोटल टाइम तब कैलकुलेट करना है जब वो क्वेश्चन में पूछेगा कि तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना है, मतलब मान लो 4 यूनिट्स का कॉस्ट कितना है, 8 यूनिट्स का कॉस्ट कितना है, 16 यूनिट्स का कॉस्ट कितना है, तो क्या करना है, टोटल टाइम लेना है, टोटल आवर्स, टोटल टाइम मतलब टोटल आवर्स। अगर हमें 8 यूनिट्स 4 यूनिट्स या 16 यूनिट्स का पूछा, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर द सेकंड यूनिट और फॉर द थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, ठीक है, और कैलकुलेट द कॉस्ट बिटवीन 8 एंड 4th यूनिट, तो इसका मतलब समझ जाना हमें इंक्रीमेंटल टाइम पूछ रहा है। जहां पर वो सेकंड फोर्थ ऐसे पूछ रहा है तो समझ जाना इंक्रीमेंटल टाइम।
और जहाँ वो पूछ रहा है टोटल में 2 यूनिट्स 4 यूनिट्स 8 यूनिट समझ लाना, टोटल कॉस्ट निकालना है टोटल टाइम लेके, ठीक है। तो कब टोटल टाइम लेना है, कब इंक्रीमेंट टाइम लेना है, मैंने डिफरेंस बता दिया। हमें आवर्स में कैलकुलेट करना है, और ये देखो टोटल टाइम हमें तब कैलकुलेट करना है जब वो बोलेगा कि कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर 2 यूनिट्स 4 यूनिट्स 8 यूनिट्स, ठीक है। और याद रखना अगर डिफरेंट लेबर यूज करेंगे तो लर्निंग कर्व अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेम पर्सन नीड्स टू बी डूइंग द सेम वर्क ऑन अ रिपीटेटिव बेसिस। डन, क्लियर हुआ? तो तब जाके लर्निंग कर्व अप्लाई होता है। तो ये हो गया हमारा डबल अप्रोच। डबल अप्रोच में आपको ऐसे स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट देखो, ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना। नंबर ऑफ यूनिट्स, एवरेज टाइम, टोटल टाइम, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट। डन, तो ये तुम्हारा आ गया लर्निंग कर्व का पहला पार्ट इज डबल अप्रोच। क्लियर? कंफ्यूज मत होना इंक्रीमेंटल टाइम में और टोटल टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन भी है, जैसे एक क्वेश्चन है यार्ड का, तो यार्ड का जब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर 2 यार्ड्स या फॉर 4 यार्ड्स फॉर 8 यार्ड्स, तो फिर टोटल टाइम लेना है। लेकिन जहां वो बोला है कैलकुलेट कॉस्ट फॉर सेकंड यार्ड या फिर फॉर थर्ड एंड फोर्थ यार्ड, तो वहां पर लेना है तुमको इंक्रीमेंटल टाइम, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, कमिंग टू लर्निंग कर्व यूजिंग log and anti-log approach. Log and anti-log approach, this is basically a formula approach. सिंपल है, कुछ नहीं करना। पहले तो log वैल्यू कैलकुलेटर में कैसे निकालना देखो, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तुमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। log निकालना है तो जो भी, मान लो log 2 निकालना है, log 2 का वैल्यू, तो पहले तो 2 को क्या करोगे, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट करोगे। पहले 2 टाइप करना, उसको स्क्वायर रूट करना 19 टाइम्स, फिर माइनस करना 1 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे तुम 227695, मल्टीप्लाई करोगे 227695, ये नंबर याद रख लेना, 227695, 227695, ठीक है। मल्टीप्लाई विद 227695, ये तीन याद रखना, स्क्वायर रूट 19 टाइम्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 227695। और कुछ वैल्यूज तुम बेटर है तुम पहले से याद रख लो, log 2, log 3, log 5, ये वैल्यूज याद रख लोगे तो इजी है। फिर तो करना भी नहीं करना पड़ेगा तुम कैलकुलेट, बार बार कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और ट्राई करना तुम कम से कम 4 डिजिट्स लो, ठीक है, 4 डिजिट्स लेना, डेसिमल के बाद कम से कम 4 डिजिट्स। देखो जितना ज्यादा डिजिट्स लोगे आंसर उतना ही एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो ट्राई टू टेक मिनिमम 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। और एंटी लॉग कैसे निकलेगा, लॉग का ऑपोजिट है, तो एंटी लॉग कैसे निकलेगा, लॉग का ऑपोजिट। तो ये स्टेप्स को रिवर्स कर दो। यहाँ पर क्या क्या था, देखो यहाँ स्टेप 4 क्या था, मल्टीप्लाई, तो यहाँ स्टेप 1 आ जाएगा, स्टेप 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 227695। पहले तो वो वैल्यू टाइप करना है कैलकुलेटर में, उसको डिवाइड करोगे 227695। वहां पर क्या किया था, -1, यहाँ हम करेंगे +1। वहां पर क्या किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 19 टाइम्स, यहाँ हम करेंगे इनटू इक्वल टू 19 टाइम्स, इनटू इक्वल टू 19 टाइम्स, मतलब इनटू इक्वल टू याद रखना, इनटू इक्वल टू 1, फिर इनटू इक्वल टू 2, फिर इनटू इक्वल टू 3, ऐसे कर करके 19 टाइम्स तक करना है, ठीक है। तब जाके निकलेगा तुम्हारा एंटी लॉग, मतलब बेसिकली ऑपोजिट, जो तुमने लॉग निकाला था उसका ऑपोजिट, उसका रिवर्स कैलकुलेशन। जहां मल्टीप्लाई था वहां डिवाइड, जहां माइनस था वहां प्लस, जहां स्क्वायर रूट था वहां इनटू इक्वल टू 19 टाइम्स। क्लियर हुआ, डन हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नहीं, एक सेकंड, फॉर्मूला समझता है। ये तो हम निकाल दिया, लॉग वैल्यू कैसे निकालना है, एंटी लॉग कैसे निकालना है, ये समझ लो बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अगर क्वेश्चन में देखो वैल्यूज गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो कैलकुलेटर का यूज लेना और कैलकुलेट कर देना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूला पे कि लर्निंग कर्व का फॉर्मूला क्या है व्हेन यू आर यूजिंग द लॉग एंड एंटी लॉग अप्रोच। फॉर्मूला है y इक्वल टू ax टू द पावर b, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, y इक्वल टू ax टू द पावर b, ठीक है। याद रखना y इक्वल टू ax टू द पावर b। y क्या है सर, y, ये जो y आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट क्या कर रहे हो, y तो कैलकुलेट कर रहे हो, तो y क्या है, एवरेज टाइम टेकन। देखो एवरेज टाइम मतलब क्या होगा, पर यूनिट, तो एवरेज टाइम टेकन पर यूनिट फॉर x नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर 50 यूनिट्स का निकालना है तो एवरेज टाइम फॉर 50 यूनिट्स, 30 यूनिट्स का निकालना है तो एवरेज टाइम फॉर 30 यूनिट्स। एक सेकंड, आई थिंक ये पेन में कुछ आज प्रॉब्लम है। 50 यूनिट्स का निकालना है तो समझ गया, एवरेज टाइम
फॉर 50 यूनिट्स, 30 का निकालना है तो सेम एवरेज टाइम फॉर 30 नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो x नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब टोटल कितना यूनिट्स के लिए तुमको एवरेज टाइम निकालना है, 50 यूनिट्स का एवरेज टाइम निकालना है, 30 का निकालना है, तो तुमको वैसे ही करना पड़ेगा। तो एवरेज याद है ना, y का मतलब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज टाइम फॉर x नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे तुम एवरेज टाइम निकाल दिए उसको तुम मल्टीप्लाई कर देना 50 से, फिर जब तुमने 30 का भी निकाल लिया तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 30 से, ठीक है। जो भी एवरेज टाइम निकालोगे उसको मल्टीप्लाई कर देना विद x नंबर ऑफ यूनिट्स, तब जाके तुम्हारा क्या निकलेगा, टोटल टाइम, तब जाके निकलेगा टोटल टाइम, फिर जाके निकलेगा टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टाइम निकला। अच्छा a क्या होता है सर, a y इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b, y तो तुम्हारा एवरेज टाइम है, a क्या होगा, a होगा टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट, पहला यूनिट, तो तुम बना रहे हो उसका टाइम कितना, x क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जो मैं ऑलरेडी बोल दिया x नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब क्या, वही x इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब b क्या है, b इज इक्वल टू लर्निंग कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू लर्निंग कोफिशिएंट। लर्निंग कोफिशिएंट मतलब क्या है, लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व जो तुम अभी जो मैंने बोला लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व मान लो 80% है तो उसका लर्निंग कोफिशिएंट क्या है, लर्निंग कर्व 90% है तो उसका लर्निंग कोफिशिएंट क्या है। तो कैसे निकालोगे b, ये जो b है ना पावर, देखो ax टू द पावर b कैसे निकालोगे, log ऑफ लर्निंग कर्व डिवाइड बाय log ऑफ 2, log ऑफ लर्निंग कर्व डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। मान लो लर्निंग कर्व है अज्यूमिंग 90%, तो क्या निकलेगा, log ऑफ लर्निंग कर्व डिवाइड बाय log ऑफ 2 मतलब log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 डिवाइडेड बाय log 2, याद रखना log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, ठीक है। अगर 80% है तो log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2, अगर 60% है तो log 0.6 डिवाइडेड बाय log 2। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है लर्निंग कर्व 60%, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, यहाँ पर log 0.8 ले लिया, ठीक है। तो इसको तुम रेक्टिफाई कर लेना, 60% जब होगा तो इसका मतलब log 0.6 डिवाइड बाय log 0.2, डन। तो ये हुआ तुम्हारा लर्निंग कोफिशिएंट, log ऑफ लर्निंग कर्व डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। और वैल्यू याद रखना, ये जो b है ना ये नेगेटिव में ही आएगा, ये आएगा नेगेटिव में, क्योंकि ये जो log 0.9 है ना 0.9 ये नेगेटिव में आने वाला है, ये तुम्हारा नेगेटिव में आने वाला, डरना मत, नेगेटिव में आएगा, ठीक है, उसको नेगेटिव ही रहने देना, डरना मत, ठीक है। तो b नेगेटिव में भी आ सकता है, डन। अच्छा ठीक है सर, तो हमने b निकाल दिया, b नेगेटिव में आएगा। फिर हमें क्या करना है, देखो y निकालना है, a क्वेश्चन में गिवन होगा टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, x भी गिवन होगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, b हमने निकाल दिया। फिर क्या करना है, फिर हमें log का यूज करना है, अप्लाइंग द log इन बोथ द साइड्स। ये देखो अप्लाइंग द log इन बोथ द साइड्स, कैसे अप्लाई करोगे, log y इक्वल टू, देखो अप्लाइंग log इन बोथ द साइड्स, तो log y इज इक्वल टू log ax टू द पावर b। अब इसको क्या करोगे, ओपन अप करोगे, तो log y इक्वल टू log a प्लस log x टू द पावर b। फिर क्या करोगे, वापस log y इज इक्वल टू log x, सॉरी log a प्लस क्या होगा b इंटू log x, और ये b तुम्हारा नेगेटिव में होगा, ये b तुम्हारा नेगेटिव में होगा। तो log a प्लस b इंटू log x इज इक्वल टू log y। फिर तुम्हारा क्या निकलेगा, y निकलेगा। अब y क्या होगा, ये जो y ये तुम्हारा क्या आएगा, log y आएगा, जो भी वैल्यू निकालोगे log y का वैल्यू होगा। अब उस log y को कन्वर्ट करना है इनटू एंटी लॉग, फिर जाके तुम्हारा y का वैल्यू निकलेगा। तो y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ जो भी नंबर आएगा उसका एंटी लॉग करना, फिर जाके तुम्हारा y इक्वल टू वो नंबर आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ आवर्स तुम्हारा आ जाएगा, एवरेज टाइम पर यूनिट, ठीक है, एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर x नंबर ऑफ यूनिट्स, डन। तो पहले लॉग करना, फिर लास्ट में y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ जो भी नंबर होगा, ठीक है, उसका एंटी लॉग, फिर जाकर तुम्हारा y का वैल्यू निकलेगा। तो पहले लॉग फिर एंटी लॉग, इसलिए मैंने आपको लॉग का वैल्यू और एंटी लॉग का वैल्यू सिखाया, क्योंकि हमें लॉग अप्लाई करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो याद रखना अप्लाई करना लॉग इन बोथ द साइड्स, और याद रखना log a प्लस b इंटू log x, और b नेगेटिव में होगा, तो अल्टीमेटली वो प्लस माइनस करके माइनस ही होगा, ठीक है, प्लस माइनस करके माइनस ही होगा।
अब देखो ये तो हमने बोल लिया एवरेज टाइम टेकन, अब एवरेज टाइम निकल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना 50 मिनट से, टोटल टाइम निकल गया। यहाँ पर भी याद रखना हमें इंक्रीमेंटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ सकता है। कब इंक्रीमेंटल टाइम कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन में उसने बोला है रिपीट ऑर्डर्स का, तो समझ जाना तुम्हें कैलकुलेट करना है इंक्रीमेंटल टाइम। जहां उसने वर्ड कर दिया रिपीट ऑर्डर, इंक्रीमेंटल टाइम, इंक्रीमेंटल टाइम यहाँ पर कैसे निकालोगे? देखो पहले तो तुम y इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर b लेना, x लेना 50 यूनिट्स, और तुम सॉल्व करना और y का वैल्यू निकालना। फिर तुम क्या करना, 30 यूनिट्स लेना x को और फिर वापस से सॉल्व करना। तो यहाँ पर तुम्हारा मान लो y आएगा 3, एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ y आएगा 3, यहाँ आएगा 2। तो ये क्या एवरेज टाइम पर यूनिट। अब 3 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 30 यूनिट से, तो टोटल टाइम कितना है यहाँ 150 आवर्स, यहाँ टोटल टाइम है 60 आवर्स, करेक्ट। अब इंक्रीमेंटल टाइम कितना है? देखिए देखो ये है 30 यूनिट से, 30 यूनिट्स का कितना 60, 50 यूनिट्स का कितना 150, इंक्रीमेंटल टाइम तुम्हारा कितना हुआ? फॉर इंक्रीमेंटल टाइम किसके लिए निकलेगा? 20 यूनिट्स। कितना इंक्रीमेंटल टाइम? 150 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 90 आवर्स। ये होता है तुम्हारा इंक्रीमेंटल टाइम का कंसेप्ट। तो तुमको y कैलकुलेट करना है दो बार, पहले 30 यूनिट्स के लिए, फिर 50 यूनिट्स के लिए। फिर पहले तो एवरेज, तो y क्या होगा एवरेज टाइम, उसको मल्टीप्लाई कर देना 50 से, मल्टीप्लाई 30 से, तो तुम्हारा टोटल टाइम निकल जाएगा। फिर जो डिफरेंशियल टाइम होगा वो होगा तुम्हारा इंक्रीमेंटल टाइम। इंक्रीमेंटल टाइम क्वेश्चन में कब निकालना होगा? क्वेश्चन देख के तुमको पता चल जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होगा रिपीट ऑर्डर, ठीक है, रिपीट ऑर्डर दे दिया तो समझ जाना इंक्रीमेंटल टाइम निकालना, ठीक है। तो पहले तो तुम टोटल टाइम निकालना, फिर इंक्रीमेंटल टाइम। याद रखना यहाँ पर पहले टोटल टाइम निकालना होगा, फिर इंक्रीमेंटल टाइम निकालना। सेम हम डबल अप्रोच में भी करते हैं, पहले टोटल टाइम फिर इंक्रीमेंटल टाइम, ठीक है। तो याद रखना इंक्रीमेंटल टाइम निकालना, और याद रखना जब तुम इंक्रीमेंटल टाइम निकालोगे तो उसी हिसाब से फिर तुमको कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। कॉस्ट तो तुम्हारा देखो, कॉस्ट तो तुम निकालोगे, मटेरियल कॉस्ट तुम्हारा निकल जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड भी निकल जाएगा। लेबर का जब आएगा, लेबर का जब हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल टाइम, तो वो इंक्रीमेंटल टाइम तुमको यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ रिपीट ऑर्डर। रिपीट ऑर्डर का जब भी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे उसमें इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ आवर्स लेना, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ आवर्स इनटू रेट पर आवर। कंफ्यूज मत होना कि कब टोटल आवर्स लेना है, कब इंक्रीमेंटल आवर्स लेना। टोटल आवर्स मतलब वो बोल देगा टोटल 50 यूनिट्स, टोटल 30 यूनिट्स। इंक्रीमेंटल टाइम आवर्स कब लेना है? जब तुम्हें रिपीट ऑर्डर का कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो पहले 30 यूनिट्स का बनाया, फिर उसने बोला कि देयर इज अ रिपीट ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स, तो तुमको क्या करना है, पहले 30 यूनिट्स का टाइम निकालना है, फिर 50 यूनिट्स का टाइम निकालना है, फिर जो डिफरेंस आया दैट इज इंक्रीमेंटल टाइम फॉर द रिपीट ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो तुमको टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, फिर उसका डिफरेंस लेके तुम्हारा इंक्रीमेंटल टाइम मिलेगा। सेम जो हमने फॉर्मूला इसमें किया था डबल अप्रोच में, टोटल टाइम निकाला, फिर डिफरेंस किया और निकाला इंक्रीमेंटल टाइम, ठीक है। अब इसका कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं डेफिनेटली Q&A प्लेलिस्ट जब हम करेंगे तो वहां पर मैं डेफिनेटली इसको डिस्कस करने वाला हूँ। बट मैंने आपको समझा दिया, एक ओवरऑल अच्छे से मैंने आइडिया दे दिया। अगर आपने मेरे बात सुना होगा तो आप कर लोगे आराम से। आफ्टर कैलकुलेटिंग y which is the average time, calculate the total time taken to produce x number of units। जो मैंने तुमको बोला y निकलेगा, y जो भी निकलेगा that is average time, उसको मल्टीप्लाई करना with number of minutes, तब जाके टोटल टाइम। और दो टोटल टाइम जब निकल जाएगा, दो टोटल टाइम, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो होगा तुम्हारा इंक्रीमेंटल टाइम। डन। तो क्वेश्चन जब देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि तुमको टोटल टाइम निकालना है, इंक्रीमेंटल टाइम निकालना है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, और याद रखना जब भी इंक्रीमेंटल टाइम निकालोगे तो तुमको टोटल टाइम सबसे पहले निकालना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हारा इंक्रीमेंटल टाइम निकलेगा। डायरेक्टली इंक्रीमेंटल टाइम मत निकाल देना, याद रखना डायरेक्टली नेवर कैलकुलेट इंक्रीमेंटल टाइम। इंक्रीमेंटल टाइम बाद में कैलकुलेट होगा, फर्स्ट कैलकुलेट टोटल टाइम देन कैलकुलेट इंक्रीमेंटल टाइम, ठीक है। याद रखना इंक्रीमेंटल टाइम डायरेक्टली नहीं निकालना, पहले टोटल टाइम फिर इंक्रीमेंटल टाइम। सो दैट्स योर रिवीजन फॉर डिवीजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो तुम्हारा रिवीजन हो गया खत्म। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ड्यू पॉइंट एनालिसिस, यहाँ पर हमने पढ़ा आरओई, फिर हम गए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर हम गए रेसिडुअल इनकम, देन वी वेंट टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एंड लास्ट में हमने कंप्लीट किया लर्निंग कर्व। डबल अप्रोच, फॉर्मूला अप्रोच, डबल अप्रोच एंड फॉर्मूला अप्रोच, लॉग एंड एंटी लॉग। तो आज का रिविजन हमारा होता है यहाँ पर खत्म। तो ऑल द बेस्ट। अब एग्जाम्स आपके आने वाले, आज अराउंड 14 मई है, I think exams are starting from 10 or 11 June. So definitely all the best. और
रिविजन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब रिविजन में क्या क्या बाकी है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज द मेन टॉपिक विच इज लेफ्ट, एंड देन यू हैव सम थ्योरी टॉपिक्स जो मैं इजीली कवर कर लूंगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवाइज करो घर में, एंड एग्जाम्स आने वाले, तो एक हेल्दी डाइट और हेल्दी रूटीन मेंटेन करके चलो। देखो, जितना तुम्हारा डाइट हेल्दी होगा और थोड़ा कम डाइट होगा उतना बेटर। डोंट ईट हेवी फूड्स, हेवी फूड्स को अवॉइड करो, फ्रूट्स वगैरह लो। ऐसे भी अभी गर्मी का टाइम है तो फ्रूट्स लो, जूस लो, पानी पियो। क्वांटिटी ऑफ वाटर पे नेगोशिएट मत करो, क्वांटिटी ऑफ वाटर अच्छा होना चाहिए, तब जाके डिहाइड्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यू विल बी, मतलब तुम एक हाइड्रेटेड लेवल पे रहोगे अगर तुमने क्वांटिटी ऑफ वाटर मेंटेन किया। ठीक है, तो लाइट फ्रूट्स लो, उससे क्या होगा, तुम्हारा एनर्जी लेवल्स भी बढ़ेगा एंड तुमको पढ़ने में भी मजा आएगा। ज़्यादा फूड ले लोगे, हेवी फूड्स, अननेसेसरी ब्लोटिंग होगा एंड नींद आएगा, तो डोंट डू दैट। ठीक है, लाइट फूड्स लो, बेस्ट है। एग्जाम के पहले हम 1-1.5 महीना ऐसे करते हैं, डन। तो उससे तुम्हारा बॉडी भी एक्टिव रहेगा एंड तुमको एक एनर्जी फील होगा, एक हाई लेवल एनर्जी तुमको फील होगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, दैट्स इट। और बाकी अब कुछ जन है जो कॉफ़ी लेते हैं, तो तुम ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, और कुछ है जो लेमन वाटर प्रेफर करते हैं, तो वो भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। ठीक है, बोथ आर गुड। तो आज के इतना ही, मिलता है हम नेक्स्ट रिवीजन। अब नेक्स्ट रिवीजन हमारा स्टार्ट होगा स्ट्रेट अवे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन टॉपिक विच इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कवर कर लिया, बजट कवर कर लिया, एबीसी कवर कर लिया, डिवीजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी कवर कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।